हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत में कृषि प्रदेशों की, कि भारत में कितने कृषि प्रदेश हैं और कौन कौन से कृषि प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कृषि प्रदेशों की, जिसमें हमारा पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम देखते हैं कि जो भारत में कृषि प्रदेश है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, भौतिक कारक जिसमें बोल सकते हैं जलवायु, और भी बहुत सारे कारक है, जिसमें मृदा आती है, मृदा की गुणवत्ता आती है कि कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, जल की कहाँ पर उपलब्धता है वो भी एक कारक बनकर आता है। तो ये क्या है, सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है और भू पारिस्थितिकी कारक है। तो ये क्या है, हमारी भारतीय कृषि को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो क्या है कि भारतीय कृषि को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन में आ सकता है या आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृषि के रीजन जानने की, हमें ये भी देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कृषि के नियोजन के लिए योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में किसने बांटा है, प्लानिंग कमीशन एंड जो हमारा रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है, उन्होंने क्या है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में क्या है भारतीय कृषि को डिवाइड किया है। किस आधार पर किया है, जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है, बांटा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स, कि जो कृषि का रीजन, जो एग्रीकल्चर रीजन है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों एग्रीकल्चर रीजन्स के बारे में स्टडी करना चाहिए, एग्रीकल्चर रीजन के बारे में जानना चाहिए, वो हमारे ऑब्जेक्टिव एम्स क्या है, तो उसके आधार पर क्या है बताते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एम है वो है कृषि का उत्पादन अधिकतम करना। कृषि का उत्पादन क्या है, अधिकतम करना। जब हमें किसी भी एरिया के बारे में ये पता होगा कि यहाँ पर इतना क्या है एग्रीकल्चर पाया जाता है या इस चीज़ का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर हम क्या है प्लानिंग अच्छे से बना सकते हैं। जैसे देखते हैं कि भारत में हरियाणा और पंजाब की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर गेहूं की खेती क्या है सबसे अच्छी होती है। तो जब हमें ये पता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में इस प्रकार की एग्रीकल्चर मिलती है, तो वहाँ पर क्या है हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं उस एग्रीकल्चर को लेकर, और फिर क्या है हम उसमें उसका जो उत्पादन है वो भी क्या कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स आता है वो है किसानों की आय को बढ़ाना। जब हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया का ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसी एग्रीकल्चर की जाती है, इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है, तो ये क्या है किसानों के लिए भी क्या है लाभदायक है। तो उसमें क्या है किसान को क्या है उत्पादनता, किसान की क्या है उसमें आय बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है अधिक ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करना। जब हमें ये पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है, तो फिर क्या है वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं, अधिकतम जो ग्रामीण लोग हैं, उनको भी क्या है रोजगार उत्पन्न करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए धान की खेती की, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या है धान की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये क्या है सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, उसमें क्या है उसकी बुआई से लेकर कटाई तक क्या है ग्रामीण श्रम की आवश्यकता होती है, मनुष्य श्रम की आवश्यकता होती है। तो वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ग्रामीण लोग क्या है उसमें अपना रोजगार देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या है रोजगार उत्पन्न होगा। नेक्स्ट जो है सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का समुचित उपयोग। जब हम किसी एरिया के बारे में ये बता सकते हैं कि इस एरिया में ये पर्टिकुलर
क्या है फसल ली जा सकती है, तो उसमें क्या है हम सिंचाई के लिए उपलब्ध संसाधन का समुचित उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चावल की खेती की। चावल की खेती में क्या है सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अगर कंपेरेटिव अगर गेहूं की खेती देखते हैं या अदर्स हम अपने क्रॉप देखते हैं, तो उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सिंचाई की आवश्यकता होती है या नहीं है, तो हमें क्या पता है, पता चल जाता है कि कहीं पर क्या है, कहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो उसका क्या है हम समुचित उपयोग कर सकते हैं। उसके बारे में प्लानिंग बना सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में जल की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है, और उसका हम क्या है समुचित उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का मतलब ये है कि हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में या पूरे इंडिया की अगर बात की जाए, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर स्पेशली ये क्रॉप है, यहाँ की जलवायु ये है, यहाँ की जो सॉइल है ऐसी है, तो वहाँ पर हमें क्या है ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है ये वाली एग्रीकल्चर ली जा सकती है, और हम उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा क्या है कार्य करने लग जाते हैं, प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो उससे क्या है हमें कंपेरेटिव अगर दूसरे क्षेत्र की बात की जाए, तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर दूसरे क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गेहूं की और चावल की ही बात कर लेते हैं, तो हमें पता है कि पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गेहूं की खेती बड़ी अच्छी की जाती है। अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर क्या है चावल की खेती बड़ी अच्छी की जाती है। तो अब हमें दोनों एरिया के बारे में ये पता चल गया कि इन एरिया में ये पर्टिकुलर क्या है क्रॉप ली जा रही है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या है अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हम ये प्लानिंग कर सकते हैं, और उससे क्या है क्षेत्रीय असमानताओं को भी हम दूर कर सकते हैं। कृषि के जो विकास होता है उसमें क्षेत्रीय असमानताएं भी दूर हो सकती है। अगर बात की जाए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, तो अगर हरित क्रांति की बात करते हैं, तो हरित क्रांति का एक जो नेगेटिव फैक्टर निकल के आया था वो यही आया था कि कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानता बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो एग्रीकल्चर की जा रही थी वो क्या है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी कारगर हुई थी हरित क्रांति, और कंपैरेटिव अदर स्टेट के। तो वो क्या है कृषि की विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। और उसके बाद जब ये प्लानिंग की गई कि पूरे इलाके की, पूरे क्षेत्रों की प्लानिंग की गई, तो फिर हरित क्रांति को क्या है पूरे देश में जब फैलाया गया, तो वो बड़ी अच्छी कारगर हुई थी। तो कहीं ना कहीं क्या है रीजनल प्लानिंग जो है एग्रीकल्चर की, वो क्या करती है हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देती है जो हमने ये पढ़े हैं। वो कृषि के विकास में क्या है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में भी क्या हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजन इन इंडिया। मैंने ये अपने आप से ही डिवाइड किए हैं कि कितने भागों में क्या है हम डिवाइड कर सकते हैं। आपको और भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि हम क्या है एक रीजन का मतलब क्या होता है कि एक विशेष विशेषताओं के आधार पर क्या कर रहे हैं हम किसी एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी एरिया में क्या है कोई विशेष विशेषता है, उसके आधार पर क्या है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रीजन, प्रदेश। अगर एग्रीकल्चर रीजन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें उसको डिवाइड कर सकते ऑन द बेस ऑफ क्लाइमेट के आधार पर क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में एक जैसा क्या है क्लाइमेट है, वहाँ पर क्या है मोस्टली ये एग्रीकल्चर ली जाती है। ऑन द बेस ऑफ सॉइल का मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया में ये वाली सॉइल है और वहाँ पर क्या है ये वाली क्या है एग्रीकल्चर की जा सकती है। सॉइल के आधार पर क्या है विशेष विशेषता इसमें क्या है सॉइल के आधार पर क्या है हमें क्रॉप के बारे में बताना है। क्लाइमेट जलवायु के आधार पर क्या है विशेष विशेषता क्या ली हमने जलवायु के आधार पर हमने क्या किया उसको डिवाइड किया। नेक्स्ट जो है हमारा ऑन द बेस ऑफ क्रॉप के आधार पर क्या है हमने उसको बांटा कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप स्पेसिफिक पाई जाती है। जैसे अगर हरियाणा और पंजाब गेहूं और गेहूं की खेती की जाती है वेस्ट बंगाल में,
चावल की खेती की जाती है, मक्का जो आंध्र प्रदेश कर्नाटका में किया जाता है, और मोटे अनाज की बात करते हैं तो कर्नाटक राजस्थान महाराष्ट्र में किया जाता है। दाल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो ये क्या है, एक विशेषता के आधार पर क्या किया, हमने उसको बांट दिया। क्रॉप के आधार पर क्या है, हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजन इन इंडिया। आप चाह सकते हो, आप चाहते हो कि हम इसको और डिवाइड करना चाहते हैं तो और भी आप डिवाइड कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, एक विशेषताओं के आधार पर ही क्या करना है, एग्रीकल्चर रीजन को डिवाइड करना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, फर्स्ट जो हम बात करेंगे इन इंडियन एग्रीकल्चर रीजन की जो बात करेंगे, फर्स्ट हमारा आता है जलवायु के आधार पर। मैंने ये डिवाइड कर रखे है, जहाँ पर जैसा क्लाइमेट है उसके आधार पर क्या है, इसको डिवाइड किया हुआ है। हम फर्स्ट देखते हैं, जिसमें हमारा जलवायु के आधार पर क्या है, हमने इसको बांटा है 15 भागों में। मैंने पहले भी बताया कि प्लानिंग कमीशन और दूरस्थ सिंह के एजेंसी के आधार पर इसको जलवायु के आधार पर क्या है, 15 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा है वेस्टर्न हिमालय रीजन, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जिसमें हमारा आता है, फर्स्ट है एरिया देख लेते हैं। एरिया में क्या बोला गया है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी जो क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है, क्लाइमेट रीजन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लाइमेट रीजन यहाँ पर पाया जाता है, क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ पे जुलाई में औसत जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है, जबकि जनवरी में क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती है, वार्षिक वर्षा जो होती है, वो 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। अगर यहाँ की मेन क्रॉप की बात की जाए कि यहाँ पर कौन सी क्रॉप पाई जाती है, तो यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती की जाती है, लेकिन जो प्रोडक्टिव उत्पादकता जो होती है, उत्पादक जो होता है वो बहुत ही कम होता है। शीत ऋतु में जौ की खेती की जाती है, जई की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, सेब की खेती की जाती है, नाशपाती, अखरोट, चेरी, बादाम, लीची, केसर की पैदावार यहाँ पर क्या है, की जाती है इस रीजन में। अब अगर बात की जाए, अगर हम ये 15 जो भाग है जलवायु के आधार पर 15 भाग है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो क्रॉप के आधार पर। क्रॉप ऑन द बेस ऑफ क्रॉप जो मैंने बोला है, तो अगर आपको 15 रीजन के बारे में ये पता चल गया कि ये 15 रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉप के ऑन द बेस ऑफ क्रॉप के आधार पर भी क्या है, इसको बांट सकते हो। आपको पता है कि कहाँ पर कौन सी खेती की जाती है, तो फिर आप इजीली क्या है, उसको डिवाइड कर सकते हो। और आपको सॉइल के बारे में अगर पता है कि कहाँ पर इंडिया में कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो आप उसको सॉइल के आधार पर भी क्या है, बड़े अच्छे से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये 15 पता चल गए कि यहाँ पर ये 15 रीजन है इंडिया में जहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर की जाती है, तो आप लोग क्या है, उसको अच्छे से डिवाइड कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप क्या है, इस 15 जो हमारे रीजन है, पहले इनको देखो कि कहाँ कहाँ पर है, फिर इजीली क्या है, उसको मेन क्रॉप और आप ऑन द बेस ऑफ क्रॉप और ऑन द बेस ऑफ सॉइल के क्या है, आधार पर उसको डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। यहाँ पर उच्च ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन चरागाह की अर्थव्यवस्था है, मतलब जो ऊंचाई है अल्पाइन चरागाह के रूप में की जाती है। हमें पता है कि हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में उच्च ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन चरागाह तो अपने आप ही मिल जाएंगे। ये और यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का जो प्रधान रूप है वो कृषि पर आधारित है। मोस्टली जो लोग हैं वहाँ के, वो क्या है, कृषि पर आधारित है, और अधिकतर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो गरीब है, निर्धन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा है पूर्वी हिमालय प्रदेश, ईस्टर्न हिमालय रीजन, जिसमें हमारे आ जाते हैं पूर्वी क्षेत्र,
जो हमारा पूर्व का हिमालय होता है वो वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। इसमें हमारा जो आता है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम का पहाड़ी भाग, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसके अंदर आता है। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? पूर्वी हिमालय प्रदेश की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न हिमालय रीजन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ का क्लाइमेट भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। तो जुलाई में जो है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या है टेम्परेचर रहता है। और जनवरी में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और यहाँ पर जो है एवरेज जो रेनफॉल है, औसत जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। अब हमें पता है कि 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के बीच में क्या है यहाँ पर वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो क्या है, सिंचाई का अच्छा साधन क्या है यहाँ पर उपलब्ध है। अगर सिंचाई का अच्छा साधन उपलब्ध है तो वहाँ यहाँ पर क्या है वो खेती की जा सकती है जहाँ पर जिस खेती में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये क्या है फैक्ट निकल के आते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्लाइमेट के बारे में पता चल जाता है, थोड़ा बहुत एरिया के बारे में पता चल जाता है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जा सकती है। तो ये क्या है कुछ फैक्ट निकल के आते हैं, इसीलिए मैं क्या है ये 15 पॉइंट आप लोगों के करवा रही हूँ। तो 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में क्या है यहाँ पर क्रॉप होती है। मेन जो क्रॉप है यहाँ की जो मुख्य फसलें है वो चावल है, मक्का है, आलू है और एवं चाय है। दार्जिलिंग में बड़ी अच्छी चाय होती है, आप लोगों को भी पता है चाय की खेती बड़ी अच्छी होती है। और अगर फल फ्रूट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अनानास, लीची, संतरा और नींबू की क्या है इनकी खेती भी बड़ी अच्छी की जाती है। यहाँ के अगर प्रैक्टिस किट्स की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या है झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी यहाँ पर होती है। झूम कृषि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे बोलते हैं वो भी क्या है यहाँ पर होती है। अगर यहाँ का जो है स्थलाकृति है, पहाड़ी क्षेत्र है, स्थलाकृति है तो ऊबड़ खाबड़ है और इन क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुधारे जाने की आवश्यकता है। अगर यहाँ के स्ट्रक्चर को क्या है अगर सुधारा जाए तो यहाँ पर क्या है खेती करने में भी बड़ा क्या है अच्छा विकसित हो सकती है। खेती योग्य जो जगह है वो बड़ी ही विकसित हो सकती है। ये किसकी बात की है हमने? पूर्वी हिमालय की बात की है। और हमें पता चल गया है एरिया, क्लाइमेट, मेन क्रॉप एंड प्रैक्टिस किट्स यहाँ के क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है ट्रांस गंगा मैदान क्षेत्र। ट्रांस गंगा मैदान क्षेत्र को एक नाम से और जाना जाता है, इसे सतलुज यमुना मैदान भी कहा जाता है। इसे सतलज यमुना मैदान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी बुकों में इसको सतलुज यमुना मैदान ही क्या है इसको बनाया गया, पॉइंट बनाया गया है। तो इसमें जो क्षेत्र आता है उसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के गंगानगर जिले तक फैला हुआ है। तो ये जो हमारा क्षेत्र अगर बात की जाए तो हमने पहले क्या किया है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र किया, फिर हमने पूर्वी हिमालय क्षेत्र किया और उसके बाद क्या है हम क्या है हिमालय क्षेत्र से नीचे आ गए। और उसमें क्या है हमने जो हमारा ट्रांस गंगा मैदान का क्षेत्र आता है वो हम कर रहे हैं। और उसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान ये वाले क्या है ज़िले इसके अंदर आते हैं। अब हम यहाँ का क्लाइमेट देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट मिलता है, कैसा क्लाइमेट मिलता है। तो यहाँ पर जो है जुलाई में जो तापमान है वो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है। और जनवरी में क्या है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर क्या है टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ की जो विशेषता है यहाँ पर अर्धशुष्क विशेषताएं व्याप्त है, मतलब अर्धशुष्क सेमी एरिड जिसे बोलते हैं वो क्या है विशेषता यहाँ पर है। यहाँ पर अगर रेनफॉल की बात करें, वार्षिक वर्षा की बात करें 65 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच में क्या है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगर एनुअल रेनफॉल बात करें एनुअल रेनफॉल की तो यहाँ पर क्या है हमारी ये रेनफॉल पाई जाती है। अगर मेन क्रॉप की बात करें कि यहाँ पर क्या है कौन सी मेन क्रॉप होती है तो इस यहाँ देश की सर्वाधिक कृषि गहन पाया जाता है। यहाँ पर क्या है गहन कृषि की जाती है।
और गहन कृषि के बारे में हम पढ़ चुके कि गहन कृषि क्या है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो फसलें ली जाती है, क्रॉप ली जाती है, वो है गेहूँ, गन्ना, कपास, चावल, चना, मक्का, बाजरा, दालें। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली जो है मुख्य फसलें ली जाती है। मोस्टली जो मुख्य फसल है यहाँ पर गेहूँ की मुख्य फसल यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। और हरित क्रांति का श्रेय मैंने पहले भी बताया था कि हरित क्रांति जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में बड़ी अच्छी हुई थी। तो यहाँ पर हरित क्रांति की जो शुरुआत का अगर श्रेय दिया जाए तो वो इसी स्थान को दिया जाता है। और यहाँ पर जो उच्च मात्रा में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, आधुनिक पद्धति के द्वारा एग्रीकल्चर की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मृदा अपरदन, लवणीयता, क्षारीयता और भूमिगत जल स्तर में घटाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसका अगर भूमिगत जल स्तर के घटाव की अगर बात की जाए, कम होने की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या है, कृषक धान की खेती, चावल की खेती करने लगी है, जिससे क्या है यहाँ का अंडरग्राउंड जो वाटर है वो क्या है, कम होने लग रहा है। तो सरकार इस चीज़ पर कार्य कर रही है, इन किसानों को बोल रही है कि आप चावल की खेती ना करें। तो इस चीज़ पर कार्य चल रहा है सरकार की तरफ से कि यहाँ का जो भूमिगत जल है उसमें सुधार किया जाए, उसके स्तर को बरकरार रखा जाए। अगर लवणीयता और क्षारीयता की बात आती है तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। सिंचाई जो है अंडरग्राउंड वाटर से सिंचाई की जाती है। तो वो क्या है, वहाँ पर जो लेयर बना देते हैं, जो हम किसी भूमि पर ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर लवणीय और क्षारीयता की क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लेयर हो जाती है, जिससे कि क्या है कि जो हमारे खेती होती है या कृषि होती है तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी भी है वो भी क्या है, कम होने लग जाती है। बेसिकली फास्फोरस डालकर इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है लवणीयता और क्षारीयता को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पॉइंट है वो है गंगा का ऊपरी मैदान। गंगा का ऊपरी मैदान हम करेंगे। गंगा के ऊपरी मैदान में क्या है, अब हमने देखा कि जो ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो देखा कि वहाँ पर कौन कौन से इलाके आती है। अब हम कौन से इलाके में आ गए हैं, गंगा वाले इलाके में आ गए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान और गंगा का निचले मैदान की क्या है, हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस क्षेत्र में क्या है, पहले हम बात करते हैं गंगा का ऊपरी मैदान क्षेत्र, जहाँ से गंगा निकल कर आती है, उस वाले क्षेत्र से की बात करते हैं कि वो जो गंगा का ऊपरी मैदान में कैसा एग्रीकल्चर होता है और वहाँ पर कैसा क्लाइमेट मिलता है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है, कौन से एरिया आता है, कौन सा एरिया आता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का के मध्य जो भाग है वो आता है, पश्चिमी भाग आता है, उत्तराखंड का हरिद्वार वाला और उधम सिंह नगर जिले इसके अंदर आते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर ये वाले जो एरिया है वो क्या है, इंक्लूड होता है हमारा गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र में। यहाँ के क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जुलाई में जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। जनवरी में 7 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ पर जो जलवायु है उप आंध्र जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो अगर बात की जाए वार्षिक वर्षा की तो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। तो वर्षा पर भी डिपेंड है। और एक गंगा, अगर सिंचाई की बात की जाए तो गंगा का मैदान है, उपजाऊ मैदान है और सिंचाई की भी सुविधा यहाँ पर क्या है, अच्छी खासी उपलब्ध है। तो यहाँ की मेन क्रॉप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, गहन कृषि क्षेत्र है। जैसा हमारा ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर भी क्या है, गहन कृषि की जा रही थी और इस क्षेत्र में भी क्या है, गहन कृषि की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, गेहूं की जो फसल है वो भी बड़ी अच्छी आती है। मुख्य फसल के नाम से भी अगर बोले तो वो भी क्या है, इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तेलिया, बीज, दालें, कपास जैसी मुख्य फसलें क्या है यहाँ पर
मोस्टली होती है। ये हमारी ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में भी हो रही थी। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, विशेषताओं की इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर क्या है, बुलाई चिकनी मिट्टी पाई जाती है। बुलाई चिकनी मिट्टी तो अपने आप ही मिलेगी क्योंकि ये क्या है, गंगा का ऊपरी मैदान है। तो यहाँ पर क्या है, जो परंपरागत कृषि के आधुनिकीकरण के अतिरिक्त इस क्षेत्र में डेयरी विकास और बागवानी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता। अगर यहाँ पर क्या है, डेयरी का विकास किया जाए और बागवानी अगर एग्रीकल्चर की जाए तो बड़ी अच्छी इस इलाके में हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान की अगर बात की जाए तो मध्य गंगा के मैदान में हमारा जो क्षेत्र आता है उसमें हमारा क्षेत्र आता उत्तर प्रदेश बिहार का बड़ा हिस्सा। अगर मध्य गंगा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है वो क्या है, मध्य गंगा के मैदान में आता है। तो इसका जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ पर जो औसत तापमान की अगर बात की जाए तो जुलाई में 26 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में क्या है, यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है, टेम्परेचर मिलता है। और यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी है। मेन क्रॉप की बात की जाए तो यहाँ पे खरीफ में चावल, मक्का और बाजरा जो है वो बड़ा अच्छा होता है। रबी की फसल में चना, जौ, मटर, सरसों, आलू यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें है। अगर यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, एक उर्वरक कछारी मैदान है। इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती है। इस मैदान में गंगा की मध्य मैदान में क्या है, गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ क्या है, गंगा को पानी देती है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर कृषि, वानिकी और वानिकी, फूलों की खेती बड़ी अच्छी की जा सकती है अगर ध्यान दिया जाए तो। नेक्स्ट हम